गुड मॉर्निंग क्लास। मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर कॉलेज से। आज हम आपको होम साइंस बीए फाइनल ईयर का सेकंड पेपर पढ़ा रहे हैं, प्रसार शिक्षा। इसमें आज का हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जो है भारत तथा अन्य देशों में प्रौढ़ शिक्षण के कार्यक्रम। कि प्रौढ़ शिक्षण के कार्यक्रम के अब हमारे भारत के साथ साथ किन किन अन्य देशों में चले ये भी बताया जाएगा, और ये किस क्रम में चले इसके बारे में भी आपका इसमें वर्णन किया जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, किसी भी विकासोन्मुख सभ्यता के लिए साक्षरता एक आवश्यक शर्त है, तभी वह अपने समय में होने वाले परिवर्तनों में स्वयं को जोड़ सकती है। कृषि, आयुर्विज्ञान, उद्योग, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण आदि के क्षेत्रों में होने वाली नई प्रगतियों से परिचित हुए। सन 1947 में हमारे देश के वित्त के 55 करोड़ रुपए शिक्षण पर खर्च किए गए जाते थे, जबकि सन 1982 से 83 में यह राशि 5,01,80,000 तक पहुंच गई। किंतु निरक्षरों की संख्या सन 1951 की तुलना में सन 1961 में लगभग 36 लाख और अधिक हो गई। सन 1966 में इस संख्या में 20 लाख की और वृद्धि हुई। उसके बाद यह भी सच है कि भारत में साक्षरता दर सन 1981 में जनगणना के अनुसार 36.17% तक पहुंच गई, जबकि वह सन 1951 की जनगणना के अनुसार 16.6%, सन 1961 में 24% तथा सन 1966 में 28.6% थी। भारत में प्रौढ़ शिक्षा का इतिहास इतना पुराना है कि भारतीयों की निरक्षरता निवारण हेतु श्री वुड ने सन 1854 में लोगों का ध्यान आकर्षित किया था। 20वीं शताब्दी के चौथे दशक में इस कार्यक्रम ने फिर जोर पकड़ा। इस बार भारतीय नेताओं ने इस आंदोलन की अगुवाई की तथा पूर्वी प्रांतों यथा असम, बंगाल, बिहार में अत्यंत गहनता एवं गंभीरता के साथ इस कार्यक्रम को कार्यरूप किया जाने लगा। इस प्रकार सन 1940 तक भारत में लगभग 6000 प्रौढ़ शिक्षण केंद्र स्थापित हो गए, और 1944 में युद्धोत्तर शिक्षा विकास योजना के अंतर्गत जो प्रौढ़ शिक्षा के निमित्त निम्न अनुशंसाएं की गई, जैसे प्रौढ़ कक्षाओं की आयु सीमा 10 से 40 वर्ष रखी गई और 25 वर्ष में 12.5 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को शिक्षण दिया जाए। प्रथम 5 वर्ष कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने तथा केंद्रों तथा पठन पाठन व्यवस्था पर लगाए जाएं, और प्रौढ़ शिक्षण हेतु व्यय राशि 3 करोड़ प्रति वर्ष की दर से रखी जाए। इसके साथ साथ प्रौढ़ शिक्षा के जो कार्यक्रम हैं उसके सरकार द्वारा चलाए गए तथा स्वयंसेवी संस्थाएं इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग भी प्रदान कर सकें। इनके जो है वो कई मिशन भी थे, जैसा कि फर्स्ट हेडिंग हमारी लिखी हुई आप देख रहे हैं, जिनका पहला मिशन था कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, राष्ट्रीय साक्षर नेशनल लिटरेसी मिशन। तो 2 अक्टूबर सन 1978 को राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। इस योजना के अंतर्गत सन 1978 से 83 तक की अवधि में 10 करोड़ निरक्षर वयस्कों तथा क्रियात्मक साक्षरता पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम बनाए गए तथा विद्यार्थियों, शिक्षकों, सेवानिवृत्त व्यक्तियों, स्वयंसेवियों का सम्मिलित कर उनका सहयोग भी प्राप्त करना निर्धारित किया गया। लेकिन राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो सकी, क्योंकि वह मात्र सरकार द्वारा नियंत्रित राष्ट्रीय स्तर कार्यक्रम ही बनकर रह गए। जो राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को ठोस स्वरूप प्रदान करने एवं उसकी कमियों को दूर करने की दृष्टि से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की परिकल्पना की गई तथा इसे साकार रूप दिया गया। इसका उद्देश्य 15 से 35
वर्ष की आयु वर्ग के 8 करोड़ निरक्षरों को साक्षरता प्रदान करना है। इसे 2 चरणों में विभाजित किया गया। सन 1990 तक 3 करोड़ लोगों को साक्षरता प्रदान की गई तथा सन 1995 तक 5 करोड़ से अधिक लोगों को साक्षरता प्रदान करने का कार्यक्रम चलाया गया। सन 1981 की जनगणना के अनुसार भारत में जो निरक्षर वयस्कों की संख्या थी वो 11 करोड़ तक पहुंच गई और सन 1997 तक इसमें और बढ़ोतरी हुई। इसके 2 प्रमुख कारण हैं। पहला कि जनसंख्या में वृद्धि और दूसरा औपचारिक विद्यालयी शिक्षण को पूरा किए बिना निकलने वाले बच्चे। यह संख्या हर वर्ष बढ़ती जा रही है तथा वयस्क निरक्षरों 15 से 35 वर्ष की आयु की संख्या में भी वृद्धि हो रही है तथा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को अपने लक्ष्य तथा पहुंचने के लिए 2 संदर्भों पर विशेष ध्यान देना होगा। पहला तो ये कि जनसंख्या वृद्धि पर रोक कैसे लगानी होगी, इसके साथ साथ दूसरा 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य रूप से औपचारिक शिक्षण से जोड़कर रखना। तो ये हो गया राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, इनका ये था। दूसरा जो मिशन था इनका, आप देख रहे हैं बोर्ड पे हेडिंग लिखी हुई है उपलब्धियां, अचीवमेंट्स। तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की नींव 5.5.1988 को डाली गई। इस कार्यक्रम की शुरुआत 24 राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों में इसी तिथि को तथा इसके बाद किया गया। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण में एक परिषद तथा एक कार्यकारिणी समिति गठित की गई। इसके फलस्वरूप निर्णय प्रक्रिया तथा निर्णय क्रियान्वयन में गतिशीलता पाई गई। राष्ट्रीय स्तर के सादृश्य राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण भी 20 राज्यों द्वारा स्थापित किए गए हैं और निरक्षरता उन्मूलन हेतु प्रस्तावित निश्चित स्थान तथा निर्धारित अवधि को ध्यान में रखकर ये कार्यक्रम बनाए तथा चलाए गए, जिनकी उपलब्धियां इस प्रकार थी कि कोट्टयम शहर को 100 दिनों में अप्रैल से जून 1989 में पूर्ण रूपेण साक्षर बनाया गया और दूसरी एर्नाकुलम जिले को 1 साल में जनवरी से दिसंबर 1989 में पूरा साक्षर बना दिया गया। उसके बाद तीसरा केरल, गोवा तथा पुडुचेरी में भी पूर्ण साक्षरता परियोजना शुरू की गई और साक्षरता संबंधी विभिन्न योजनाएं गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में भी चलाई जा रही हैं। इन शिक्षण अभियानों में शिक्षक, विद्यार्थी, स्वयंसेवी संस्थाएं, सशस्त्र सेनाएं तथा उनके कल्याणकारी संगठन, व्यावसायिक संघ आदि सम्मिलित होकर अपना योगदान दे रहे हैं। तीसरा है इनका मिशन कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की समस्याएं। तो प्रत्येक कार्यक्रम के क्रियान्वयन में कुछ समस्याएं आ खड़ी होती हैं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन इसका अपवाद नहीं है। इसके समक्ष मुख्य रूप से आर्थिक समस्याएं आई हैं। सन 1889 से 90 में इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए 139 करोड़ रुपयों की आवश्यकता थी, लेकिन प्रदत्त राशि मात्र 76.17 करोड़ ही रही और सन 1990 से 91 में 96 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया। प्रत्येक राज्य में प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय बनाए गए तथा जिला प्रौढ़ शिक्षा पदाधिकारियों को हर जिले में पद स्थापित किया जाए, किंतु अभी भी अनेक राज्य तथा संघ शासित प्रदेश इस कार्यक्रम को चलाने में समर्थ नहीं हो पाए हैं। ऐसा अनुभव किया गया कि राष्ट्रीय विकास के संदर्भ में लोग शिक्षा की बातें तो करते हैं, लेकिन प्रौढ़ शिक्षा को महत्व नहीं देते, जिसके फलस्वरूप ही साक्षरता दर का सूचकांक इतने निम्न स्तर पर बना है कि समस्त शिक्षण कार्यक्रमों एवं योजनाओं में प्रौढ़ शिक्षा को समुचित महत्व दिए बिना हम साक्षरता दर को उठा नहीं सकते। स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल कल्याण, वन, मत्स्य पालन यानी मछली पालन, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा जैसे कार्यों के निमित्त पदाधिकारी गांव-गांव, प्रखंडों तथा जिलों में पदस्थ हैं, लेकिन प्रौढ़ शिक्षा पदाधिकारियों के पद स्थापन का जो प्रावधान है वो अनेकानेक क्षेत्रों में होना अभी बाकी है।
इनका चौथा मिशन था कि जन शिक्षण निलयम के उद्देश्य क्या थे इनके जन शिक्षण निलयम के उद्देश्य कि जन शिक्षण निलयम साक्षरता के व्यावहारिक पक्ष पर बल देते हुए कार्यक्रमात्मक साक्षरता को बनाए रखने तथा शिक्षा को आगे ले जाने की व्यवस्था करने में सहायक होता है। विकास के कार्यक्रमों को पिछड़े वर्गों तक पहुंचाना, जिससे अधिकतम लोग लाभान्वित हो सकें तथा पूरा समाज विकासोन्मुख दिशा में अग्रसर हो सके। जन शिक्षण निलयमय के माध्यम से सर्वगीण रूप से विकसित समाज एवं देश की कल्पना की गई है, तभी तो इसके अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रमों पर भी विशेष महत्व दिया जाता है। इन कार्यक्रमों में पर्यावरण सुरक्षा, परिवार कल्याण, राष्ट्रीय एकता, गरीबी दूर करना, महिलाओं को समान अधिकार दिलाना और जन शिक्षा इत्यादि आते हैं। इन कार्यक्रमों के द्वारा ही सर्वविकसित समाज की परिकल्पना की जा सकती। ये सभी बातें सामान्य मानव के आर्थिक जीवन को प्रभावित करती हैं और उसे संपन्नता की ओर ले जाती हैं। लास्ट इसकी जो हमारी हेडिंग है चैप्टर की वो है जन शिक्षण निलयम के कार्य उद्देश्य। मैंने बता दी कार्य है इनका। पहला कार्य है कि साक्षरता मिशन को सफल बनाने के लिए सभी के नियमित संध्याकालीन कक्षाओं की व्यवस्था करना और पुस्तकालय एवं वाचनालय खोलना, समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं की व्यवस्था करना जिससे लोग समसामयिक विषयों से जुड़ सकें, चर्चा मंडलों को गठित कर सर्वमान्य समस्याओं पर चर्चा करवाना तथा निवारण के उपाय सुझाना, कृषि, पशुपालन, ऊर्जा संरक्षण, चिकित्सा आदि से संबंधित नई जानकारियों एवं तकनीकों के विषय में लोगों को सूचित करना, जिससे वे अपने व्यवसाय में इनका उपयोग कर सकें और इसी संदर्भ में विभिन्न व्यवसाय से जुड़े प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था भी आती है। छठवां इसका उद्देश्य है कि रेडियो, टेलीविज़न, प्रोजेक्टर, वीडियो जैसे जनसंचार माध्यमों के उपयोग से लोगों को संचार केंद्र की स्थापना करवाना। और जन शिक्षा निलयम उन प्रौढ़ों को लक्षित किया गया जो कार्यात्मक साक्षरता का पाठ्यक्रम पूरा कर चुके हैं, लेकिन नव साक्षर प्रौढ़ों को भी इससे वंचित नहीं रखा जाता। साथ ही पढ़ाई पूरी होने से पहले स्कूल छोड़ने वाले छात्र छात्राएँ, प्राइमरी स्कूल उत्तीर्ण छात्र छात्राएँ, अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम से उत्तीर्ण बालक बालिकाएँ तथा अन्य लोग भी जन शिक्षण निलयमय से लाभान्वित हो सकें। तो ये हो गए हमारे जन शिक्षण निलयमय के उद्देश्य एवं इनके कार्य। इसके साथ हमारा ये टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी प्रसारकर्ता क्या हैं, प्रसारकर्ता का कार्य क्या होता है, इनकी योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए।